मुझे लगा कि मुझे देखते ही वो गुस्से से भरकर उलाहना देगी, लेकिन उलाहना तो दूर, शिकायत करना भी उसकी फितरत में नहीं था। मैं उसे तब से जानता हूं जब वो फ्रॉक पहनकर पीठ पर बस्ता टांगे उछलती कूदती स्कूल जाती थी। इस दुनिया में नहीं रहे मेरे दोस्त की एकलौती बहन रिया पोस्ट ग्रेजुएट होते ही शादी के रेशमी धागे में बांध दी गई। रिया नई दुनिया के मीठे सपनों को पलकों पर सजा भी नहीं पाई थी कि एक राज खुला। उसका पति मैट्रिक फेल ही नहीं था, बल्कि शराबी और सट्टेबाज भी था। रिया 6 साल से तंग गली के झोंपड़ेनुमा मकान में आंसुओं से भीगती रही और अपने गरम गोश्त को नुचते हुए देखकर भी अपनी जबान पर सौ ताले लगा लेती। जुल्म के मुंह में लंबी जबान होती है ना। पति का मुंह खुलता तो रिया के मरहूम भाई और मां बाप के लिए गालियों का भभका फूटता। 2 बच्चे, भूख का जमघट और चुपते शब्दों का जहर उस समय कहर बनकर टूटा जब तलाक का भयानक धमाका गोली की तरह रिया के कानों में धंस गया। वो किरचियों में बिखर गई। रिया की सिसकियां सुनकर मैं यादों से बाहर लौट आया। क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो रिया? मैंने हमारे बीच खिंची खामोशी की लंबी लकीर को चीरते हुए पूछा। कुछ देर तक तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों की पलकों में आंसुओं की लड़ियां समेटे मुझे बड़ी बेबसी से देखती रही। फिर इतना ही बोल पाई, कैलाश भाई, जिया साहब का इंतकाल हो गया। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। कब? 8 दिन पहले। तुम्हें कब और कैसे पता चला? मैंने बौखलाकर पूछा। आज ही मुमताज भाभी का फोन आया था। कहते ही रिया की सिसकियां बंध गई। कैलाश भैया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? रिया छाती को कस के दबाकर फर्श पर बैठ गई। खबर देर से मिली, मगर मिली तो सही। रिया, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, बर्दाश्त करना होगा। कैसे करूं बर्दाश्त भैया? रिया दर्द से बिलबिला पड़ी। रिया, तुम्हें जिया साहब के घर जरूर जाना चाहिए। मैंने उसका ध्यान बांटने के लिए कहा। कैसे जाओ वहां? रजिया आपा तो मुझे ही जिया साहब की मौत का जिम्मेदार ठहराएंगी। ये भी तो हो सकता है कि वे मुझे अपने घर में घुसने ही न दे, तब मैं तमाशा बनकर रह जाऊंगी। मैंने जिया साहब के सहारे रजिया आपा की नफरत को झेला है, उनके बिना। रजिया आपा का गुस्सा। रिया, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे सीने में मजबूरी के भंवर उठ रहे हैं, लेकिन बहन, जिया साहब की मौत पर भी उनके घर न जाना तुम्हें निहायत खुदगर्ज साबित कर देगा। मैं जानता हूं कि दर्द को चुपचाप सहना तुम्हारी फितरत में है, लोगों की हमदर्दी हासिल करना तुम्हारे मिजाज में नहीं, लेकिन कभी कभी एहसास का इजहार भी लोगों की संतुष्टि के लिए बहुत जरूरी होता है। रस्में निभाने के लिए ही जाओ रिया। अगर तुम वहां अभी नहीं गई तो पूरी जिंदगी तुम्हारा दिल तुम्हें कोसता रहेगा। तुम्हारे बहनोई जिया साहब के साथ तुम्हारे बेगरज रिश्तों पर लगाई गई तोहमतों की मुहर तुम्हारी सच्चाई को रुस्वा कर देगी। वक्त हाथ से निकल जाएगा और जिंदगी भर तुम पछतावे की आग में झुलसती रहोगी। चलो चलो, उठो, वहां चलने की तैयारी कर लो, मैं ले चलता हूं तुम्हें जबलपुर। रजिया आपा की हर बात चुपचाप सुन लेना। बहन, इस नाजुक दौर में तुम्हारी चुप्पी ही किला बनकर तुम्हारी हिफाजत करेगी, मैंने रिया को समझाया। उसी शाम रिया मेरे साथ जबलपुर के लिए रवाना हो गई। वो रास्ते भर यादों की खो में भटकती, भविष्य की पल पल टूटती तस्वीर को अपने आंसुओं भरी आंखों में समेटने की कोशिश करती रही। वहां पहुंचकर मैंने कहा, रिया, तुम वहां चली जाओ, मैं तुम्हारा वेटिंग रूम में इंतजार करता हूं। ऑटो रिक्शा वाले को जिया साहब का पता समझाकर रिया को उसे रजिया आपा के पास भेज तो दिया, मगर उसके जाने और आने के बीच मेरी सांस गले में ही अटकी रही। कहीं रजिया आपा की 2 बेटियां, दामाद, 2 बेटे, बहुएं कोई बदतमीजी न कर बैठें रिया के साथ। कमजोर तो वो है ही, कहीं सदमे से बेहोश या कुछ। तब कौन संभालेगा उसे? मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। क्या जरूरत थी रिया को उस दहकती भट्ठी में झोंकने की? क्या जरूरत थी टूटे रिश्तों की लाश को कब्र से बाहर निकालकर हमदर्दी जतलाने की? क्या इतना जरूरी है रस्म दुनिया निभाना? 3 घंटे बाद रिया
वेटिंग रूम में लौट आई, चेहरा बुझा हुआ, जैसे किसी ने खून चूस लिया हो। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और नीले पड़े होठों पर जमी चुप्पी की पपड़ी। मैंने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। पानी का घूंट गटकने में भी उसे जबरदस्त तकलीफ हो रही थी। वो निढाल सी पड़ गई। आधे घंटे बाद अपनी आदत के मुताबिक वो धीमी आवाज में बतलाने लगी कि फ्लैट की घंटी बजते ही रजिया, आपा की अम्मी यानी रिया की सगी फूफी से सामना हो गया। पूरे 20 साल बाद फूफी ने रिया को देखा था। चश्मा साफ कर उसे पहचानने की कोशिश की, फिर भी पहचान नहीं सकी। जी, मैं रिया हूं, याददाश्त पर जोर देकर पहचानते हुए गर्मजोशी से रिया बोली। आदाब फूफी जान। जीती रहो। ममता से भरा बूढ़ा हाथ रिया के सिर पर आ टिका। रजिया देख तो सही, रिया आई है। मुन्नू, ननहू, पप्पू देखो तो तुम्हारी खाला आई है। लेहक कर बोली फूफी। कमरे के पर्दे के पीछे रिया को हिलती डुलती परछाइयां दिख रही थी, मगर अंदर घुटन भरा सन्नाटा तैर रहा था। आ बैठ बेटी इधर मेरे पास। और रिया के दोनों हाथों को छाती से भींचकर फूफी हिचकियों से रो पड़ी। दामाद चला गया रिया। ये सदमा बर्दाश्त करने के लिए खुदा ने मुझे क्यों जिंदा रखा है आज तक? 3 साल पहले ही तो तुम्हारे फूफा का इंतकाल हुआ था और अब तुम्हारे बहनोई का सदमा। सहा नहीं जाता मेरी बच्ची, सहा नहीं जाता। सब्र का बांध टूट गया और आंसुओं का सैलाब बह निकला। रिया फूफी से लिपटकर दहाड़ मारकर रो पड़ी। रजिया आपा ने रिया को देख तो लिया, मगर वे मुखातिब नहीं हुई। अंदर वाले कमरे में वे सोफे पर मूर्ति की तरह बैठी रहीं। रिया को याद आ गई मरने से पहले जिया साहब के साथ हुई आखिरी मुलाकात। तना हुआ चेहरा, हाथ का निवाला हाथ में, मुंह का निवाला भी जस का तस। कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं आप। क्या बात है दूल्हा भाई? हमेशा मुस्कुराती रहने वाली जिंदगी से भरी उनकी आंखों में आंसू छलछला गए जब से हम आपके पास आने लगे हैं। आपकी बहन हमसे बोलती नहीं है, न तो वे हमारे कमरे में आती है और न ही कोई रिश्ता। शब्द उनके गले में अटकने लगे। लेकिन क्यों? हैरत से रिया की आंखें फैल गई। हमें आपकी और बच्चों की फिक्र करते देख वे समझती है कि हमने आपसे, ओ, इतनी बड़ी गलतफहमी, आपने समझाया क्यों नहीं? रिया ने कहा। अगर उन्होंने सिर्फ हमसे कहा होता तो हम बर्दाश्त कर लेते, मगर उन्होंने तो पूरे खानदान को यही बतला रखा है। हम जिससे भी मिलते हैं वो पहले तुम्हारी खैरियत पूछकर हमें तंज कसता है। तो आपने सफाई क्यों नहीं दी? सच क्यों नहीं बतलाया? रिया बेचैन हो गई। रिया, हम सफाई दें? हम सच बतलाएं? रजिया ने इतना ही समझा है हमें। 30 साल की हर सांस हमने उनके नाम कर दी, फिर भी उन्हें अपने शौहर पर एतबार नहीं। उन्होंने ऐसा सोच भी कैसे लिया? बस यही दर्द घुन बनकर हमें खाए जा रहा है। दूल्हा भाई की टूटन ने रिया को भीतर तक आहत कर दिया। आप कहें तो मैं बात करूं रजिया आपा से। कोई फायदा नहीं। मैंने उन्हें हर तरह से समझाया, तुम्हारी और बच्चों की मजबूरी का हवाला देकर बड़ी बहन के फर्ज की भी याद दिलाई, मगर वो पत्थर दिल औरत जरा भी नहीं पसीजी। शक और सिर्फ शक। शायद जीते जी तो अब कभी ये खाई नहीं भरेगी। हमने भी सोच लिया है, जिस दिन उन्हें हम पर एतबार हो जाएगा वे खुद पछतावा करेंगी और खुद हमारे पास। सिसक पड़े दूल्हा भाई। मैं खुद उनसे मिलकर सारी बात साफ करूं। रिया का आत्मसम्मान सिर उठाने लगा। रिया, आपकी जिद्दी बहन आपकी शक्ल तो क्या, नाम तक सुनना नहीं चाहती। छोड़ो, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। मेरा और आपका दिल साफ है ना? घर वापस लौटने के बाद पहला दिल का दौरा पड़ा था जिया साहब कोर्ट। बेटे बहुओं, बच्चों से भरा पूरा घर, मगर कोई भी रिया से मिलने बाहर नहीं आया। रिया ने सागर में रजिया आपा के घर रहकर ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। ये वही बच्चे थे जो बचपन में रिया के साथ ही सोने, उसके ही हाथ से नहाने और खाने की जिद किया करते थे। जरा सा बुखार हो या सर्दी, खांसी हो जाती तो रिया कॉलेज की छुट्टी लेकर दिन रात उन्हें छाती से लगाए रहती थी।
रजिया आपा बेफिक्री से जिया साहब के चौड़े सीने पर सिर रखकर चैन की नींद सोती थी। एक बार 5 साल के नन्हू ने घूमने न ले जाने पर रिया के कंधे पर इतनी जोर से दांत गड़ा दिए थे कि छलछला गया। बरसों गुजर गए, जख्म भर गया, मगर हाथ ऊपर उठाने पर दर्द की टीस आज भी महसूस होती है। उन्हीं जान से ज्यादा अजीज बच्चों के लिए रिया आज अजनबी बन गई। गलतफ अमी के फूस पर लालच की चिंगारी ने आग लगा दी, रिश्ते धू धू कर जलने लगे। लेकिन वक्त की बेरहम आंधी के थपेड़ों से दूर फूफी जान के चेहरे पर रिया से शिकायत की हल्की सी लकीर भी न थी। प्यार और ममता को आंचल में समेटे बरसों बाद भी फूफी अम्मा पुरेन के पत्तों पर ठहरी शबन की तरह रिया की हथेलियां अपने हाथों में लिए मोहब्बतों और दुआ के खजाने लुटा रही थी। चल उठ रिया, हाथ मुंह धो ले। कब चली थी? अकेली क्यों आई है? बच्चों को साथ क्यों नहीं लाई? चल कुछ खा पी ले। एक साथ कई सवालों के जवाबों का इंतजार किए बिना ही फूफी ने आवाज लगाई। अरे नूरजहां, रिया खाला के लिए चाय नाश्ता लेकर अब बेटी, मगर अंदर का सन्नाटा पहले जैसा बना रहा। फूफी का हाथ आंखों से लगाकर सिसक पड़ी रिया। फूफी, ये सब कैसे हुआ? कब हुआ फूफी? जाने कौन सा गम खाए जा रहा था। जिया साहब कोड़ो चुप रहने लगे थे। 2 बार तो दिल का दौरा पड़ चुका था। इलाज चल रहा था कि 8 दिन पहले सोकर उठ ही रहे थे कि सीने से दबाए चीख मारकर ऐसे गिरे कि फिर उठ न सके, कहकर फूफी सिसकने लगी। रिया का जी चाहा कि भीतर जाकर रजिया आपा के कंधे को झकझोर कर पूछे, दूल्हा भाई की मौत की खबर मुझे क्यों नहीं दी गई? क्या मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं था? क्या उनके आखिरी दीदार का हक मुझे नहीं था? लेकिन सीमा न लांघने और हर बर्ताव झेलने का कौल कैसे तोड़ सकती थी भला? सब्र की हद छूती मुंह में आंचल ठूंसे रोती रही रिया। तुम्हें इस हादसे की खबर कब और कैसे मिली? फूफी का सवाल चाबुक की तरह सीने पर पड़ा। नजरें फूफी के भाव टटोलने लगी, मगर उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर किसी मक्कारी भरी साजिश की झलक तक न थी। कल मुमताज भाभी ने फोन पर बतलाया। ये सुनकर फूफी ठंडी सांस भरकर रह गई। फूफी ने ही तो बचपन में गोद में खिलाया था रिया। कोड़ोट अम्मी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। फूफी उसे चम्मच से दूध पिलाती, दिन रात उसकी देखभाल में लगी रहती। घर में सभी मजाक करते, दूसरी बेटी कब हुई? कहीं दावत न देनी पड़े इसलिए बतलाया नहीं। भाई की बेटी मेरी ही तो बेटी हुई ना, फूफी चुटकी का जवाब मुस्कुरा कर देती। अम्मी के इंतकाल के बाद फूफी ने रिया और उसके बड़े भाई को पालपोस कर पढ़ाया लिखाया। फूफी के बर्ताव में कोई कड़वाहट नहीं, कोई छलकपट नहीं, फरेब नहीं। आखिर किस रिश्ते से? फूफी भतीजी या माम बेटी या फिर इंसानी रिश्ता? कहना मुश्किल था। रिया पर्दा उठाकर भीतर के कमरे में पहुंच गई, जहां जिया साहब का पूरा कुनबा मूर्ति सा खड़ा उसे जहरीली नजरों से घूर रहा था। रजिया आपा पत्थर की तरह खामोश बैठी थी। कौन कहता है औरत कमजोर है, डरपोक है? अपने हक छीनने वाली औरत को और खुद के शौहर को उन्होंने सिरे से नकार दिया था। कोई बहस नहीं, कोई जरा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अपना अपनी खुददारी की सीढ़ियां चढ़कर अपना मुकाम खुद बनाने का हौसला पालती रही। अपनी बेइज्जती की सजा देती रही उस शख्स को जो एक लम्हा भी उनके ख्याल से कभी दूर न रहा। गलतफ में एक पूरा परिवार उजाड़ देगी। रिया कांपने लगी। रजिया आपा, मैं जा रही हूं। रिया की आवाज तैर कर उसी के कानों से टकराने लगी। पता नहीं अब कभी मुलाकात हो या न हो, इसलिए जाने से पहले बतलाना चाहती हूं कि दूल्हा भाई मेरे लिए फरिश्ता थे। मेरे और बच्चों की फिक्र कर उन्होंने रिश्ते को इंसानियत की बुलंदी तक पहुंचाया। आपने उनके साथ बहुत ज्यादती की, अपनी बहन पर कभी यकीन नहीं किया। यही दर्द उन्हें ले डूबा। रजिया आपा, ये पूरी कायनात गवाह है कि उन्होंने मुझसे निकाह नहीं किया था। आपने मुझसे मेरा मसीहा छीनकर मेरे बच्चों को फिर से यतीम बना दिया। रजिया आपा ने पहली बार नजर उठाकर रिया की तरफ देखा।
बेनूर आंखों में सैकड़ों रेगिस्तानों की वीरानी और होठों पर अनगिनत बयाबानों की जानलेवा खामोशी। रिया के फ्लैट से बाहर निकलते ही रजिया आपा धड़ाम से कुर्सी से गिरकर फर्श पर बिखर गई। जिया साहब, मुझे माफ कीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। एक चीख उभरी और फिर गहरी चुप्पी छा गई।